नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहली स्पेशल रिपोर्ट अमेरिका के एटमी हड़कंप की है। एक ऐसी मिसाइल दागी गई जिससे अमेरिका में खौफ ही खौफ भर गया। अमेरिका के एयरबेस पर इमरजेंसी का सायरन बज गया। सारे सैनिक अंडरग्राउंड हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो ऐसी मिसाइल थी जिससे परमाणु बम छोड़ा जा सकता है। 6 कैमरों में रिकॉर्ड उस एटम बम की तस्वीर देखकर बाइडेन भी डर गए। सवाल यह है कि क्या न्यूयॉर्क न्यूक्लियर रडार पर है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। 전지를 튀운다는 뭐라? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिला, बटन दबा, आग लगी, धुआं उठा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगा, गगन भेदी शोर गूंज उठा। आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से मिसाइल चल पड़ी। 전지를 튀운다는 뭐라? इस मिसाइल के शोर ने सुपर पावर अमेरिका तक को टेंशन मिला दिया। पेंटागन से फौरन हॉट लाइन पर ऑर्डर आया। यूएस एयरबेस पर सनसनी मच गई। ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका के जवान बिना देर किए अंडरग्राउंड हो गए। यूक्रेन युद्ध के दौरान आखिर किसने अमेरिका को ऐसे डराने की कोशिश की है? किस देश ने इतनी खतरनाक मिसाइल छोड़कर अमेरिका को टेंशन में ला दिया? अमेरिका को निशाना बनाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल किसने छोड़ी? जवाब है उत्तर कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन। किम के इस मिसाइल लॉन्च से अमेरिका से लेकर जापान तक हड़कंप मच गया। जापान के मुताबिक यह ऐसी मिसाइल थी जिसकी जद में अमेरिका भी आ सकता था, यानी किम की यह मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है।
दावा किया गया कि इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के करीब से फायर किया गया। जापान का दावा है कि यह मिसाइल होक्काइडो के उत्तरी इलाके से दूर जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर समंदर में गिरी। दावा है कि यह मिसाइल जापान के मेसावा एयरबेस से करीब 200 किलोमीटर दूर गिरी। उत्तरी जापान के मेसावा एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की कमांड तैनात है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को तत्काल उत्तरी जापान में एयरबेस में शरण लेने के लिए कहा। ऑर्डर तो यहां तक था कि अगले आदेश तक अमेरिका के सभी सैनिकों को एयरबेस के अंदर रहने की हिदायत थी। उत्तर कोरिया ने पिछले 2 महीने में करीब 50 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। इनमें से ज्यादातर कम दूरी की हैं, लेकिन यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो मिसाइल लॉन्च हो रहे थे वो सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया को निशाना बना सकते थे, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च अमेरिका को एक सीधी चेतावनी की तरह थी, क्योंकि यह मिसाइल परमाणु हथियार के साथ अमेरिका तक पहुंच सकती है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल को दागा है वो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय की, अधिकतम 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ी। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका और उसके बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल किम के लगातार मिसाइल लॉन्च को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने शिखर सम्मेलन किया था और तीनों देशों ने साझा बयान जारी कर उत्तर कोरिया को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दी। किम के इस मिसाइल लॉन्च को अमेरिका को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार किम ने ऐसी मिसाइल दागी है जो न सिर्फ अमेरिका तक जा सकती है, बल्कि इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागा जा सकता है। जापान का दावा है कि उत्तर कोरिया ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 को दागकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8300 किलोमीटर है, लॉस एंजलिस की दूरी 9600 किलोमीटर है। यानी होसोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता। तानाशाह को अपनी मिसाइलों से बेहद लगाव है। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का ये कमांडर बटन दबाता है हर कोई खौफजदा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठहाके लगाता है। आपको बता दें कि तानाशाह के बारूदी जखीरे में ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कहीं भी कयामत ला सकती हैं। मसलन होसोंग 7 रेंज 1500 किलोमीटर तक है। होसोंग 10 जो 3500 किलोमीटर तक तबाही ला सकती है। होसोंग 8 जो हाइपरसोनिक गाइडेंस में 6000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। होसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। वहीं होसोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकती है। वहीं हाल ही में टेस्ट किए गई मिसाइल होसोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को मिसाइल की मंडी बना दिया है, जहां बाजार में आम जनता के खाने की चीजें तो महंगी हैं, मिसाइलों में भरा जाने वाला बारूद बेहद सस्ता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग चाहता है कि उसे सबसे खतरनाक मिसाइल ताकत वाले देश के रूप में पहचान मिले। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण में तेजी देखी गई है। पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का टेस्ट किया था। ट्रेन से मिसाइल परीक्षण की तकनीक तैयार करने से उत्तर कोरिया अब देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकता है। किम के दिमाग में परमाणु बम का फितूर समाया रहता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं।
वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन रोज परमाणु खतरे पर चर्चा करता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है, शी जिनपिंग के न्यूक्लियर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी मानता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर का नंबर आ गया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। उस परमाणु युद्ध के आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। कहा जाता है कि किम जोंग उन के दिमाग में परमाणु युद्ध का फितूर इस कदर समाया रहता है कि उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर कमांड हमेशा एक्टिव रहता है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परखा रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अगर किम ने अमेरिका पर न्यूक्लियर बम वाला हमला कर दिया तो अमेरिका के शहरों का क्या हाल होगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाले मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलोटन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान यहां की स्काईलाइन, जिसमें ट्रम्प टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। न्यूयॉर्क का क्या हाल होगा, इसे जानने के बाद अब वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये किम के मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन डीसी के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ठह जाएगी। वहां के सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में जो बच भी जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग तो कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर इनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। अगर परमाणु बम का टारगेट अमेरिका बना तो अमेरिका के ऐसे 3 दुश्मन हैं जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिम तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल है
कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा। क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा सा रहता है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खास तौर से जब किम जोंग अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को दागकर अमेरिका को डराता है। व्लादिमीर पुतिन ने फैसला किया है कि वो जेलेंस्की को अंधेरे में रहने को मजबूर कर देंगे। कच्चा चिट्ठा में इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको यूक्रेन में एक नई इमरजेंसी के बारे में पता चलेगा। पुतिन के हमलों की वजह से ऐसे हालात बन चुके हैं कि सर्दी में 1 लाख लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। पुतिन का डार्क किलर इस वक्त यूक्रेन में 24 घंटे काम कर रहा है और इससे सबसे ज्यादा डर जेलेंस्की को लग रहा है। एक तरफ क्रूज से मिसाइल चली, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बस गिनते रहिए। टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर हैं, मिसाइल आती है और फिर जेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और फिर एक ही वार में पुतिन की 1-2 नहीं, कई मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देते हैं जेलेंस्की। लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत से मजबूत मिलिट्री भी जानती है कि जब टारगेट ज्यादा होते हैं तो एयर डिफेंस भी फुल प्रूफ नहीं रहता और ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन अपने टारगेट से जा टकराते हैं। ऐसे हमलों ने जेलेंस्की को क्यों आतंक में डाल दिया है? ऐसे हमलों ने कैसे यूक्रेन को अंधेरे में झोंक दिया है? ऐसे हमलों से यूक्रेन के 1 करोड़ लोग कैसे खतरे में पड़ चुके हैं? इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले देखिए कि यूरोप में रूस की मिसाइलों का क्या खौफ है। इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए जिसमें एक पैसेंजर विमान को लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये पोलैंड का यात्री विमान है जिसमें पोलैंड की फुटबॉल टीम सवार है और इसकी हिफाजत कर रहे हैं पोलैंड के फाइटर जेट F-16। पोलैंड की फुटबॉल टीम कतर में हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर खतरा ऐसा है कि पोलैंड ने कोई चांस नहीं लिया। यह F-16 तब तक विमान के साथ रहे जब तक फुटबॉल टीम का जहाज डेंजर जोन से दूर नहीं चला गया। ऐसे विमानों को खतरा क्रूज मिसाइल से नहीं बल्कि एयर डिफेंस मिसाइल से होता है और पोलैंड पर जब से यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल गिरी है तब से पोलैंड भी बहुत ज्यादा दहशत में है। फिलहाल यूक्रेन से बर्फ की तस्वीरें आने लगी हैं। कीव में बर्फ गिर चुकी है और अब कई महीने ऐसे ही कड़ाके की सर्दी रहेगी। ये कीव में माइकल्स गोल्डन डूम्ड मोनेस्ट्री है और यहाँ करीब में खड़े जेलेंस्की के टैंक देखिए, जेलेंस्की की बख्तरबंद गाड़ियां देखिए। हर हथियार पर बर्फ जम चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन ने जेलेंस्की के बिजली घरों को तबाह किया तो जेलेंस्की के साथ उनकी जनता के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइल और ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि जेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल गया है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने जेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खेरसॉन हारने के बाद से ही पुतिन की मिसाइलों और ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे जेलेंस्की बेबस हो गए। यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। मिसाइल और ड्रोन अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है। या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे।
यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। जैसे जैसे मिसाइलों के धमाकों से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए, वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। खेरसॉन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन को बार बार अपने शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। पुतिन के मिसाइलों और ड्रोन ने जिन इलाकों में तबाही मचाई है, वहां जैसे लाइफ लाइन ही काट दी गई है। नतीजा ये हुआ कि कीव, ज़टोमर, चेर्नोबिल, लीव, ओडेसा, खार्किव, ज़पोरिज़िया और नीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन को चलाने के लिए वहां की धड़कन माने जाते हैं। पुतिन ने यहां ऐसा पावर कट लगाया है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं कर पाए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यह भी बताया गया कि अगर रूस ने फिर मिसाइलों से हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चेर्निहिव, पोलतावा और चरकासी समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। ये शहर उन 7 शहरों में शामिल हैं जिन पर एक रोज पहले ही रूस के खतरनाक हमले होने का आशंका जता दिया गया था, और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने भीषण हमला बोल भी दिया था। यूक्रेन की 50% बिजली पावर सप्लाई वाला सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से जो शिकायत की है, उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. यूक्रेन में युद्ध का ये सबसे खतरनाक दौर है, क्योंकि पुतिन अब बहुत ही जालिम फैसले ले रहे हैं। वो इसी तरह ज़ेलेंस्की को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं, और फिलहाल पुतिन ने ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव पर बमबारी करके उनके बंकर को भी गुप्त अंधेरे में रखने का फैसला किया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बंकर को जनरेटर से अब 24 घंटे पावर बैकअप दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की अब सामान्य बिजली सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकते। ज़ेलेंस्की का जनरेटर इस वक्त यूक्रेन के कमांडर स्ट्रक्चर की लाइफलाइन बन चुका है। ऐसा नहीं कि ईरानी ड्रोन से रूस के हमले और उनकी वजह से ज़ेलेंस्की की इलेक्ट्रिक इमरजेंसी के बारे में बाइडन नहीं जानते। बाइडन की सेना की नजर पुतिन के हर ड्रोन पर है और उसके हर हमले पर है। बाइडन ये भी जानते हैं कि इस वक्त ज़ेलेंस्की का बंकर वाला दफ्तर जनरेटर वाले पावर बैकअप पर चल रहा है। It's no surprise that after the Ukrainian liberation of Kherson, that Russia has gone down the path of attempting yet again to plunge Ukrainian civilians into darkness. But what the United States is going to do is going to continue to stand by the government and the people of Ukraine, and our commitment to our Ukrainian partners is unwavering. ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा करने के लिए पुतिन ने ऐसा कैसे किया, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको पुतिन की पूरी मोडस ऑपरेंडाई समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की की बिजली काट दी है। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से ही यूक्रेन में लगातार हमले कर रहे हैं, और खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने इनके हमले और बढ़ा दिए हैं। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉम्बर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। पिछले 24 घंटे में इनके हमले तो और तेज हो चुके हैं। कलिब्र मिसाइल लॉन्च किए जाने का नया वीडियो भी देख लीजिए, जब काला सागर में पुतिन की नेवी ने लगातार मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। पुतिन का ये हिटमैन तय टारगेट पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये ऐसे सटीक और जबरदस्त हमले कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। Такий час, такі цілі,
щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. कीव पर तमाम तरह की मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के हमलों के बाद भी ज़ेलेंस्की सुरक्षित हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं। पुतिन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साफ है कि पुतिन ने अभी उन्हें टारगेट नहीं किया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी तो पुतिन भी नहीं दे रहे। यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना खड़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों और रिहायशी इलाकों में ज़ेलेंस्की के सामने ठप हो चुकी बिजली को ठीक करने का भी चैलेंज है। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कड़ाके की सर्दी के वक्त अगर बिजली वाला सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी जम जाएगा, क्योंकि उनका जनरेटर भी कब तक चलेगा, इस बात का खतरा खुद ज़ेलेंस्की को भी है। ड्रोन और मिसाइलों के हमले से बिजली ठप होने के बाद यूक्रेन के लोगों को कहा गया कि वो सुबह 7 से 9 बजे तक और फिर शाम को 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। जब से पुतिन को ईरान वाले ड्रोन मिले हैं, कई झटके खाने के बावजूद उनकी फौज ने जबरदस्त कमबैक किया है। पुतिन ने ईरान को बस एक आवाज लगाई और अब नए 2500 हिटमैन यानी शाहिद 136 भी आने को तैयार है। Angreifen und wie sie töten. All das ist vollkommen inakzeptabel. Wir fordern ein sofortiges Ende der Gewalt. Wir fordern die Freilassung. पूरा यूरोप और नाटो ईरान के ड्रोन से घबराया हुआ है। जाहिर है पुतिन का नया ऑर्डर इन्हें और बेचैन कर देगा। पुतिन सर्दी से पहले या उसके बाद ही ज़ेलेंस्की की राजधानी पर कब्जे का प्लान बना चुके हैं और पुतिन बार बार कह रहे हैं कि रूस इस बार कीव को बख्शेगा नहीं। ऐसे में क्या अगले सरप्राइज अटैक में ज़ेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? ज़ेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर पुतिन के हिटमैन का हमला कैसे होगा? देखा जाए तो पुतिन का ये हिटमैन यानी ईरान का शाहिद 136 इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा सुपारी किलर बन गया है। Designated a total of 3 Iranian entities, including those manufacturing and delivering the UAVs supplied by Iran to Russia. That includes the Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Forces. It also includes Codes Aviation, and Treasury is also designating Shahed Aviation Industries Research Center. We are designating these actions include third-party designations involved in the transfer of Iranian UAVs to Russia. खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने गियर चेंज कर लिया है। पुतिन इस बार ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, बस मौके का इंतजार है और वक्त तय होना है, क्योंकि पुतिन ने ईरान से 2400 नए ड्रोन लेने का ऑर्डर जारी कर दिया है। शाहिद 136 ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उनकी बातों ने साबित कर दिया है कि ईरान के ड्रोन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। इस बहुत बड़ी मुसीबत के लिए अब ज़ेलेंस्की सीधा ईरान को कोस रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। Вчора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. ईरान वाली ड्रोन पावर से पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है, तो यूक्रेन भी चाहता है कि ईरान का दुश्मन इजराइल उसकी मदद करे। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार इजराइल से उसके एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। ज़ेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी तक रूस के ड्रोन हमलों को वो उन हथियारों से नहीं रोक पाया है जो उसे नाटो या अमेरिका ने सप्लाई किए हैं। लगातार हमले झेल रहे और बेबस ज़ेलेंस्की इन हालातों में भी साबित करने में लगे हैं कि रूस के पास अब ताकत नहीं बची है, क्योंकि वो ईरान जैसे मुल्क से भी हथियार लेने को मजबूर हो गया है। Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу. ज़ेलेंस्की को फौरन रूस को रोकना होगा, नहीं तो हालात और खराब होंगे। अभी तो 2500 और ड्रोन का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए रूस तो पूरी सर्दी लड़ने को तैयार है। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की की बिजली ठप रही तो बंकर में जनरेटर पर निर्भर हो चुके ज़ेलेंस्की के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और वो पूरी सर्दी अपने बंकर में गुजारेंगे, जो अब पूरी तरह जनरेटर वाले पावर बैकअप पर चल रहा है।
देखिए, यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 83,000 सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि अभी तक नहीं की। व्लादिमीर पुतिन इसे जेलेंस्की का प्रोपेगेंडा बताते हैं, लेकिन पुतिन की खातिर अब नए नए कम उम्र के जवान रूस की सेना में तेजी से भर्ती हो रहे हैं। अब रूस की एक अभिनेत्री ने अपने बेटे को महायुद्ध में उतारने का फैसला किया और ये बात पुतिन को बहुत जोश दिला रही है। महायुद्ध में एक मां की अपील, बेटे को जंग में उतारने का ऐलान, पुतिन के लिए सब कुर्बान। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पुतिन की सेना बहुत कुछ गंवा चुकी है। न सिर्फ पुतिन की सेना को गोला बारूद का भयानक नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि सैनिकों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख सैनिकों को युद्ध में उतार चुके हैं। दुश्वारियों से भरी इस घड़ी में पुतिन के लिए एक ऐसी अपील की गई है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। यह अपील किसी और ने नहीं बल्कि एक मां ने की है, और अपील है युद्ध में अपने बेटों को भेजने की, जंग के मैदान में मोर्चा लेने की, यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखाने की, देश की खातिर कुर्बान हो जाने की। Задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. रूस की स्टेट प्राइज विनर रही ओल्गा बुडीना ने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की है। दरअसल जब से पुतिन की सेना ने रिजर्व फोर्स को जंग के मैदान में उतारा है, तब से उनकी सेना को पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, खेरसोन जैसे इलाके से पुतिन की सेना के पीछे हटने की खबरें भी आ चुकी हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना किसी फुल प्रूफ तैयारी के रिजर्व सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिसकी वजह से सेना को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही वजह भी है कि रूस की एक्ट्रेस ओल्गा बुडीना ने हर मां से इस बात की अपील की कि वो अपने बच्चों को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार करें, क्योंकि आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит, мы же должны будем... इससे